पाठ 9 डायरी लिखने की कला। इस पाठ के अंतर्गत हम डायरी के विषय में जानकारी लेंगे और डायरी लिखने से संबंधित और उसकी उपयोगिता से संबंधित सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इस पाठ के अंतर्गत जो टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेंगे वो है कि क्या है डायरी, यानी डायरी क्या है, सबसे पहले हमें ये जानने को मिलेगा। फिर इतिहास के आईने में डायरी, यानी इतिहास के नज़रिए से जो डायरी है उसकी क्या उपयोगिता है। फिर डायरी लेखन और हम और हमारे साथ जो डायरी लेखन है उसका क्या जुड़ाव है, उसकी क्या उपयोगिता है। तीसरा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डायरी लेखन और स्मृतियाँ, डायरी के जो लेखन है वो और स्मृतियाँ यानी कि यादें। और फिर उसके बाद उससे संबंधित कुछ विचार बिंदु यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। एक अमेरिकी पत्रकार के अनुसार किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है, वो इस दुनिया की संपदा है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। जो कुछ वह खुद नहीं डालता वो उसकी निजी संपदा है, यानी कि जो वो लिखकर लोगों के सामने पेश कर देता है वो पब्लिकली वो लोगों की प्रॉपर्टी हो गई। हम जो कविताएं, कहानी, उपन्यास पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी रिटन मटेरियल हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं, लेखक ने, राइटर ने हमारे सामने पेश किया, वो दुनिया के लिए, सबके लिए एक संपदा के रूप में हमारे सामने है। लेकिन लेखक के मन में और भी बहुत सारे विचार होते हैं जिनको वो पर्सनली अपने पास रखता है, वो उसकी निजी संपदा हो जाती है। अब हम एक उदाहरण ले सकते हैं डायरी लेखन। डायरी लेखन जो है अगर कोई आपके सामने पेश कर देता है तो वो भी हमारे लिए जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है, वैसे ही जैसे कि हम बाकी रिटन मटेरियल हमारे पास जो है। लेकिन अगर कोई नहीं पेश करता है तो वो आपकी निजी संपदा है। हमने कितने जो है डायरी के पन्ने और इस तरीके की आप देख सकते हैं कि कितने पर्सनल डायरीज जो हैं एक कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में कई बार पढ़े हुए हैं, तो वो एक लोक संपदा है। अब आगे हम जो है देखेंगे यहाँ पे निजी संपदा के रूप में डायरी कैसे होती है, उसके बारे में इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। मोटे गत्ते की जिल्द का मतलब कवर वाली उस नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और हर तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है। डायरी की बात हो रही है। डायरी पे आप देखेंगे पहले पन्ने पर आपको पूरा का पूरा जो है पूरे साल का आपको वहां पर एक कैलेंडर मिलेगा। कैलेंडर के साथ नीचे खाली एरिया मिलेगा जिससे कि आप उसमें कुछ नोट कर सके। डायरी की ही भूमिका यहाँ पर एक आपके सामने दिखाई जा रही है जिससे कि आप महसूस करें कि डायरी जो है हमने जो देखी है वो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है, यानी जिस तारीख को मेंशन करते हुए वो पेज है उस तारीख को आपके साथ जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप अपनी स्मृतियां बना सकते हैं। मसलन यानी कि जैसे आने वाले किसी खास दिन के लिए तयशुदा यानी जो पहले से फिक्स हो दायित्व और कार्य योजनाएं उसमें लिखकर छोड़ी जा सकती हैं ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमें हमारे जो संकल्प हैं उसकी याद दिला दे। इसी तरह हमने कभी कोई ऐसा काम किया या किसी ऐसे अनुभव से गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं। अनुभव कैसे भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप अगर इन दोनों को ही मेंशन कर दें, नेगेटिव होने पे आदमी तब नोट करता है कि आप ऐसा कुछ नेगेटिव आपके साथ एक्सपीरियंस हो गया, आप डर के मारे या शर्म के मारे किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन मानव मन क्या है, बहुत परेशान हो जाता है। अगर आपने डायरी में लिख दिया उसे तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में वो किसी से शेयर कर लिया, आपका मन तो हल्का हो जाता है। पॉजिटिव जो है आदमी खुशी सबसे शेयर कर लेता है, लेकिन कई बार वो अपनी खुशी को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आप उसे पर्सनल एक डायरी में लिख लेंगे तो वो आपकी यादों की तरह संजो भी उठेगा और आप अपने मन की बात जो पूरी तरीके से लोगों के सामने नहीं पेश कर पाते वो भी कर लेंगे। तो ऐसे अनुभव से जो गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं तो उसे डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने पर दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आपने किसी पेज पर लिख दिया, वो कोई नहीं छेड़ने वाला, वो डायरी में एज इट इज़ आप उसको जितना सेफ रखेंगे वो वैसे के वैसे ही आपके शब्द जो है हमेशा सुरक्षित पड़े रहेंगे।
और सुनिश्चित करते हैं कि वह विस्मृति का शिकार ना हो, यानी भूल जाने का शिकार ना हो। क्या होता है, कितनी भी अच्छी यादें हों समय के साथ थोड़ी थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं, यानी कुछ कुछ बारीक पॉइंट हम भूल जाते हैं। आप उसी दिन अगर सारी यादों को लिख दें डायरी में, तो आप जब कुछ सालों बाद या कुछ समय के बाद आप उनको पढ़ते तो हर एक चीज़ आपको ताज़ा हो जाती, याद आ जाती है। लेकिन आप अगर अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में ही रखे रहते तो वो आपको उतनी बारीकी से याद नहीं आता। तो इन्हीं सब चीज़ों को संजो के रखने के लिए, अपना कई बार डर निकालने के लिए, कई बार अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भी जो डायरी है हमारे बहुत काम आती है। तो यही है डायरी लेखन, इसके फायदे। आगे बढ़ते हैं, पाठ में समझते हैं डायरी लेखन से संबंधित। सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो उसका आशय जो है डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहें, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध यानी कि लिख देना या फिर शब्दबद्ध कर देना ही डायरी लेखन है। सब लोग जानते हैं कि डायरी जो है, हम अपने आप को अपने एक्सप्रेस करने के लिए वो जिस डेट पे जो पेज है उस पे उसके अनुसार जो है अपने मन की बातें लिख दें, डायरी लेखन यही है। और डायरी लेखन से बात जब भी शुरू होती है तो यही चीज़ें जो है लोगों को याद आती हैं और समझ में भी आती हैं। ये लेखन जो है मूलतः यानी मूल रूप से आपके अपने उपयोग एवं उपयोग के लिए, उपभोग के लिए होती है। उपयोग यूज़ करने के लिए, उपभोग भी यूज़ करने के लिए। यानी कि जब आप डायरी को लिख देते हैं और कुछ समय बाद आप अपने आप को रिफ्रेश फील करना चाहते हैं या अपनी उन यादों को फिर से दोहराना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं उन्हें पढ़कर, देखकर, समझकर, सुनकर, याद करके, तो क्या हुआ, आपने डायरी उठाई, उस पन्ने को फिर से खोला, पढ़ा और उसको महसूस किया उस याद को, तो वो आपके ही काम आई। तो इसलिए जो ये डायरी है वो मूलतः हमारे ही काम आती है ले देकर। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। यानी ये लेखन, इससे रिलेटेड जो हमारे पास रिटन मटेरियल है या रचनाएं जो हैं वो लोगों के सामने भी अब ये पर्सनल लेवल तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये लोगों के सामने एक रचना की तरह भी हमारे सामने आने लगी है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तकाकार छपी हुई डायरी। और हमने अपने 12वीं कक्षा के जो आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम में भी जुड़ा हो है ये इसमें का एक चैप्टर डायरी लेखन का, कि एनी फ्रैंक की जो डायरी है उससे रिलेटेड कुछ आपको हिस्से पढ़ने को मिलेंगे। तो ये बहुत फेमस हुई है और ये डायरी लेखन एक पर्सनल लेवल पर ही, जो हमने शुरू में पढ़ा उसी लेवल पर ही लिखी गई थी, लेकिन ये एक बहुत ही इमोशनल और जानकारी देने वाली और एक बहुत ही पहुंची हुई लेवल पर लिखी हुई एक रचना थी, जो कि लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक हो गई। जो उसने 1942 से 44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुप कर रहते हुए लिखी थी। एनी फ्रैंक जो है वो जब नाजी अत्याचार हुआ था उसके बीच में एम्स्टर्डम में जाकर वो छुप कर, उनका परिवार जब रहता था उस दौरान उन्होंने जो भी अनुभव लिए, जो भी उनके साथ होता था, उसको अनुभव को वो अपनी डायरी में लिखती जा रही थी। और वो उनके पर्सनल जो आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने अनुभव किया था, एक्सपीरियंस थे, वो सब उस डायरी में लिखे हुए थे। और हम एज अ वो एक जो आप कह सकते हैं विधा के रूप में उसको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं वो इतना फेमस हो गई, हमारे पाठ्यक्रम में भी वो डायरी का कुछ हिस्सा जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ हमें मिलता है पाठ्यक्रम के रूप में। ये डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। यह तो महज एक उदाहरण है। इस तरह चर्चा में आने वाली कई ऐसी समान धर्मा यानी उसी की जैसी सिमिलर जो कृतियां हैं वो भी हमें मिली हैं। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की जो डायरियां हैं, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल में छप चुकी हैं। आप ऐसे पॉइंट ये याद रखें, आपको उदाहरण भी पूछ सकते हैं प्रश्नों में कि कुछ ऐसे ही और अन्य जो डायरियां हैं उनके उदाहरण दीजिए। तो मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि किताब की शक्ल में ये सब जो है ये छप चुकी हैं, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी तथा उनके दौर में झांकने के एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया है। यानी कि ये एक है तो डायरी लेखन, लेकिन ये किसी भी लेखक जो लिखता है उसका अपने पर्सनल जो
पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी लाइफ है, उसके हमें एक हिस्से को पढ़ने को मिलता है। आदमी आत्मकथा भी लिखता है जिसमें अपने लाइफ से संबंधित जो असल अनुभव होते हैं वो लिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरी लेखन में भी मिलता है और वो ज़्यादा रोचक ढंग से मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लिखने वाला जो है अपने आप को अच्छे से मौजूद करते हुए वहाँ पर उसको लिखता है। वो ये सोचकर ज़्यादातर नहीं लिखता है कि ये मैं दूसरों के लिए लिख रहा हूँ या पाठकों के लिए लिख रहा हूँ। डायरी लेखन लिखते वक्त लिखने वाला व्यक्ति जो है वो यही सोचकर ज़्यादातर लिखता है कि ये मैं अपने लिए ये लिख रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा आपको बेहतरीन रूप में मिलती हैं। तो इस तरीके से आने वाले समय में हमने देखा है कि ऐसी रचना हमें बहुत मिली है डायरी लेखन के रूप में। यात्रा वृत्तांत यानी कि जो यात्रा से संबंधित जो रचनाएं होती हैं तो काफ़ी पहले से डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है हमारे हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं कि पैरों में पंख बांधकर, और राहुल संस्कृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि, ये पुस्तकें जो है यात्रा डायरी ही है। यात्रा डायरी ही यानी कि यात्रा का वर्णन है तो वो यात्रा वृत्तांत है ही, और डायरी की तरह लिखा है कि आज मान लीजिए लेखक ने इस जगह को विजिट किया है तो उन्होंने अपने अनुभव कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक दिन इस तरीके से बिताया वो डायरी की तरह लिख दिया, तो वो यात्रा डायरी हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर 19वीं सदी के 5वें दशक में, 19वीं सदी के 5वें दशक की बात हो रही है, हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उधेड़ बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। यानी जो हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, उन्होंने अपने इसमें जो एक उधेड़ बुन उनके मन में चल रही थी उससे संबंधित उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने ये प्रयोग किया कि साहित्य की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित जो उनकी अपनी उधेड़ बुन थी, यानी कि लिटरेचर से संबंधित, और उससे जोड़कर डायरी लेखन को लेकर जो उनके दिल दिमाग में एक उधेड़ बुन चल रही थी कि क्या इसमें लॉजिकल पॉइंट्स हैं इस रिलेटेड और क्या नहीं है, जब उन्होंने उस पर एक प्रयोग किया तो उस प्रयोग में वो जब आगे बढ़े तो समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उधेड़ बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। यानी कि एक पर्सनल डायरी लिखने की जो प्रक्रिया है, जो तरीके हैं और जो प्रवृत्ति है, उससे पाठक जो है ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखता है, ऐसा महसूस किया गया और इस तरीके से ऐसी रचनाएं हमारे सामने आती गईं। लेकिन इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखे जाने वाली कुछ खास तरह की रचना का विधागत नाम है। डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है जो डायरी लेखन है वो साहित्यिक विधा नहीं है, लिटरेचर का कोई एक तरीका नहीं है कि रचनाओं को पेश करने का एक माध्यम है जिसमें आप डायरी लेखन लिखें और रचना बनाकर पाठकों के सामने रख दें। ये समय के साथ फेमस होती चली गई। लोग डायरी लेखन जो होता है एक पर्सनल लेवल का ही राइटिंग वो होता है, तो अब वो लोगों के बीच में फेमस हो गई क्योंकि कुछ डायरी लेखन ऐसे हैं पर्सनल लेवल पर लिखी तो गई हैं, लेकिन जो उसमें दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन है वो इतनी भी ज़्यादा निजी संपदा नहीं थी, इसलिए उनको पब्लिकली सामने लाना कुछ गलत नहीं लगा और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने भी अपनी डायरी लेखन को सामने रखा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साहित्यिक विधा है, लेकिन हाँ लोगों ने पसंद किया तो बहुत सारे डायरी लेखन हमारे सामने आए, भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना रूप उधार दे दे। यानी मान लीजिए मैं एक डायरी लिख रही हूँ और मैं उसको अपने लाइफ का एक हिस्सा उसमें पेश कर रही हूँ और वो बड़ा ही रोचक है, रोमांचक है, यानी उसमें कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो देश दुनिया समाज से संबंधित है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित उसमें कुछ ऐसा पेश नहीं कर रही हूँ कि बताने में कुछ शर्मसार हो या फिर कुछ ऐसा हो जो पाठकों के सामने पेश ना किया जा सके। तो वो लेखन जो है एक कहानी का रूप ले लेती है, बहुत बड़ी हो गई उपन्यास का रूप ले लेगी। मैं कहीं घूमने गई हूँ, अगर आपको घूमने का वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ कि आज मैं यहाँ शिमला गई और शिमला में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं यहाँ घूमी, मैंने ये शॉपिंग किया और मैंने बहुत अच्छी शैली का प्रयोग करके उसे लिखा, तो वो मेरी जो यात्रा है
उसको मैंने डायरी, यात्रा डायरी बना दी एक तरीके से। तो वो जो डायरी लेखन है, उस डायरी लेखन ने हमको इस विधा को उदार रूप दे दिया। यानी हमने डायरी तो लिखी, लेकिन हमने इस विधा को, साहित्यिक लिटरेचर में एक विधा है, उसका थोड़ा सा रूप उधार ले लिया और उसको ये एक कंबाइंड वो बना दिया, रचना बना दिया। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना उधार दे सकती है, मसलन जैसे निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। मैं कहानी लिख रही हूँ, मैं कहानी को डायरी की लेखन के रूप में लिख दूँ, डेट डालूं, आज का दिन लिखूं और उसके बाद ये बताऊं कि आज मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, जो डायरी लेखन का स्टेप है उसको फॉलो करते हुए। तो आप क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं इस कहानी को जब डायरी के रूप में लिखने का प्रयास करूँगी तो वो कहानी जो है वो डायरी की तरह लिख उठेगी और वो कहानी हमारे सामने पेश हो जाएगी डायरी के रूप में। तो उसने ये उधार ले ली विधा को और डायरी के रूप में वो हमने लिख डाली। तो इसलिए डायरी जो है वो कहानी, निबंध और उपन्यास का रूप ले सकती है, शक्ल ले सकती है, लेकिन वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होगा। अंतर वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो उसमें का कंटेंट होगा, मैंने डायरी लिखी लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो कहानी, उपन्यास, निबंध की तरह होगा, पर अंतर वस्तु जो है वो डायरी नहीं मानी जाएगी, डायरी लेखन नहीं होगी, खाली उसका रूप होगा डायरी का। तो फिर डायरी सचमुच में है क्या आखिर? हम कह सकते हैं कि वह नितांत बहुत ही ज़्यादा निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्व संबंधित, यानी उससे संबंधित बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। डायरी जो है मेनली इसकी परिभाषा ये है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो डायरी लेखन है वो बहुत ही पर्सनल लेवल की एक रचना है, जिसमें हम हमारे साथ जो अपने बहुत ही पर्सनल लेवल पर घटित घटना हो गई उससे संबंधित जो हमारे दिल दिमाग में बातें आ रही हैं और हम जो सोच रहे हैं और बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनका जो लेखा जोखा है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि आज हमारे माता पिता से हमारी बहस हो जाती किसी भी एक ऐसे टॉपिक से जहां माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू मायने रखते हैं और हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत मायने रखते हैं, और दोनों ही जो यहाँ पर क्लैश हो रहे हैं और उस पर एक अच्छी खासी बहस हो जाती है और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। और उसके बाद आप अपने माता पिता को जवाब नहीं दे सकते या बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को नहीं समझा पा रहे, माहौल बहुत ख़राब हो गया है और बहस जो है ज़्यादा गहरी हो गई, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला, आप बहुत परेशान हैं। आपने डायरी ली, डेट डाली, तारीख डाली और दिन लिखा और उसके बाद अपने मन की सारी बातें जो है उसमें लिख डाली। तो ये क्या हो गया, एक बहुत ही निजी स्तर की बात हो गई जिसमें आप अपने दिमागी रूप से और इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, डाउन है इस वक्त, और आप ये बात किसी से बोल भी नहीं पा रहे हैं, समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बौद्धिक रूप से, दिमागी रूप से बहुत डिस्टर्बिंग था और इमोशनली आपको बहुत डाउन कर चुका है। तो उसको आपको जो अपनी प्रतिक्रियाएं लिखनी है, जो आप बोलना चाहते थे आप बोल नहीं पा रहे, तो वो सारी चीज़ों का क्या है, लेखा जोखा है डायरी। तो ये डायरी लेखन की एक्चुअल परिभाषा है कि जो हमारे जीवन में निजी स्तर पर घटित जो घटनाएं हैं उससे संबंधित बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है, उसका लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए। तो मतलब ऐसा सार्वजनिक, उसे पब्लिक करने का हमें कोई दबाव मिले, ऐसा हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वरना जो बहुत ही पर्सनल लेवल की चीज़ है ये तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सार्वजनिक करने के लिए लिखी जाने वाली कोई रचना है। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है, एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। कहने का मतलब है एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या होता है, दो लोग बैठे होते हैं, एक क्वेश्चन करता है और दूसरा उसका जवाब देता है, ठीक है, ये हो गया साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। और संवाद क्या होता है, दो लोग बराबर में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, दो लोग
संवाद है, कॉन्वर्सेशन चल रही है अच्छी खासी। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें, यानी रिटन मटेरियल एज अ रिटन मटेरियल के रूप में अगर देखें तो ये एक अंतरंग यानी कि साक्षात्कार, दो लोगों के बीच में होता है, एक क्वेश्चन करता है, एक आप और जवाब देता है, ये अंतरंग है, यानी एक ही व्यक्ति इसमें प्रश्न कर रहा है और एक ही व्यक्ति इसका उत्तर दे रहा है। हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कई बार इसमें अपने मन मस्तिष्क में अंदर ही अंदर, और इसका जवाब भी खुद ही ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसे लिखते हैं। तो ये क्या है, एक अंतरंग साक्षात्कार है और अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद भी है। और हम इसमें संवाद भी, जब डायरी लेखन लिखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसमें हम संवाद भी खुद ही से ही करते हैं। ये दो लोगों की प्रक्रिया है, लेकिन ये दोनों ही काम हम ही करते हैं, चाहे वो साक्षात्कार हो और चाहे वो संवाद हो। तो ये एक यही प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप से ही अपना इंटरव्यू भी करते हैं और अपने आप से ही कॉन्वर्सेशन भी करते हैं। ये एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद है जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं, और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होती है कि आपको ये लहजा इस्तेमाल करना है या फिर आपको यही बात कर सकते हो, आप अपनी सीमाओं को लांघ नहीं सकते। यहाँ पर आप सिर्फ अपने आप से ही यहाँ पे बातें कर रहे हो, अपने से ही क्वेश्चन कर रहे हो, अपने से ही बातें कर रहे हो, बिना किसी रोक टोक के आप अपने से किसी भी तरीके से पेश आ सकते हैं। बहुत ही मुक्त होते हैं आप, अपने आप से आज़ाद होते हैं। यहाँ पर जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। और ऐसा करके पहले हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उसके बाद दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त भी हो जाते हैं। और विस्मृति यानी भूल जाना, विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है। मान लीजिए आप इसी तरीके से अपनी सारी कमियों को लिख रहे हैं, अपने आप से जो रूबरू हो रहे हैं उसको आप लिखते जा रहे हैं, आप आगे चल के अपने आप को बहुत मैच्योर पा रहे हैं। किसी दिन आपने बाई चांस अपने डायरी का यही पन्ना खोल लिया तो आप महसूस करेंगे कि आपने अपने आप को कितना ज़्यादा ग्रो कर लिया है, मैच्योर कर लिया है। तो ये ले देकर आपको किस पर्सनल लेवल की चीज़ होती है, आपके अपने ही फ़ायदे के लिए होती है, और आप इसको कभी भी वापस इस दुनिया में जा सकते हैं जिसको आपने पन्ने पर शब्दबद्ध किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द करने देने का जरिया हो जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत यानी पर्सनल दस्तावेज भी है जिसमें आप अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचार, यानी बहुत परेशान कर रहे हो कभी कोई विचार आपके, आप उसको डायरी पे बस लिख दे रहे हैं। आपको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस मन में जो भी आ रहा है आप लिखते जा रहे हो। तो यही ये डायरी लिखन का यही कंटेंट होता है बस। तो यादगार मुलाकातों, बहस मुबाहिसों को हम दर्ज कर लेते हैं बस इसमें, यानी कि लिख देते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों यानी यादों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ है उसकी कहानी को कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह तरीका सचमुच बहुत ही नायाब है, अद्भुत है, अनोखा है। जिंदगी की तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। यानी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती जाती रहती हैं, सतही और फौरी किस्म की जो चिंताएं हैं हमारे जीवन में, जो आने जाने वाली कई किस्म की बहुत सारी चिंताएं हैं जो आती रहती हैं, उनके हमलों से बचने के लिए और जो गहरे मीनिंग वाले जिनका हमारे जीवन में, लाइफ में हमारा उसका अफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, ऐसी घटनाओं का और विचारों के रूप में जो हमारी उत्तेजनाओं को जो बढ़ाते हैं, जो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के रास्ते पर ले जा सकते हैं, उनको हम भुलाएं। जो काम की चीज़ें हैं उनको अपनाएं और जो भुलाने वाली हैं उन्हें डायरी पे लिखकर भूल जाएं, निकाल दे अपने मन की भड़ास। तो ऐसी चीज़ें हैं, डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। आपने 12th क्लास में बहुत सारी जो है डायरी लेखन से संबंधित जो है रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। इसी के लिए आप देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत से संबंधित भी डायरी लेखन है। कई लेखिकाओं के हमने वहाँ पर डायरी लेखन देखे। स्पीति में बारिश भी है और उसके बाद
और भी अन्य किताबों में जो है हमने कई डायरी लेखन इस तरीके से देखे हैं। एक लंबे सफ़र का वृत्तांत अगर आप सफ़र से लौट कर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव का 2/3 हिस्सा ही बच बचा कर आप शब्दों में उतर पाएगा, बच बचा कर ही शब्दों में उतर पाएगा। लेकिन अगर आपने सफ़र के दरमियान यानी सफ़र के बीच बीच में ही उस चीज़ें लिखते गए, कहने का मतलब है कि अगर आप यात्रा से संबंधित एक डायरी लिख रहे हैं तो आप पूरा अच्छी तरीके से घूम फिर के आए, घर पर आकर लिखेंगे तो आप उसका 1/4 पार्ट ही सिर्फ डायरी में शब्दबद्ध कर पाएंगे। लेकिन डायरी लिखते हुए जब आप ट्रैवल कर रहे हो, बीच में आपको कोई काम नहीं है, सिर्फ आप ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, तभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, साथ साथ लिखते जाएंगे तो इतना बेहतरीन इलेबरेशन आपको मिल पाएगा। आप हर एक चीज़ का वर्णन कर पाएंगे, लिख पाएंगे। जब आप पीछे वापस आकर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि एक वक्त पर कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें लिख ली हैं जो आज हमें तरोताज़ा कर रही हैं, हमें हमारी ही यादें दिला रही हैं। दरमियान प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी है तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन ज़रिया है। यानी ये डायरी लिखने की जो दोस्ती अगर आप कायम कर लें तो आपके जीवन के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा और ये आपको हील करता रहता है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं लोगों के आती रहती है, काम का बोझ है और घर की जिम्मेदारियां, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आदमी को एक कभी ना कभी बहुत परेशान कर ही देती हैं। और ऐसा तो है नहीं बहुत ही स्मूथ लाइफ चल रही होती है हर किसी की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती रहती ही हैं। लेकिन जब डायरी लिखने का जो शौक अगर व्यक्ति पाल लेता है तो आप अपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स को शेयर भी कर सकते हैं, उनसे निजात भी पा सकते हैं, अपने आप को खुश भी कर सकते हैं अपनी अच्छी यादों को पढ़कर दोबारा से। तो ये एक इससे दोस्ती कायम करना जो है हमेशा फ़ायदेमंद ही रहा है। लोगों का एक्सपीरियंस और ये जो आपको विधा बताई जा रही है ये साहित्यिक रूप से भी एक आप कह सकते हैं 100% श्योर होते हुए ये बात बोली जाती है कि डायरी लेखन की दोस्ती जो है वो बहुत ही कामयाब रही है हमेशा से। अगर आप भी खुद अपने साथ अच्छी दोस्ती गांठना यानी गांठ लगाकर बांध देना जो कभी ना टूट सके, ऐसी दोस्ती करना चाहते हैं तो इन खास खास बातों को ध्यान में रखें। अब आपको यहाँ पर जो है डायरी लेखन से संबंधित बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उदाहरण दिए गए हैं, कैसे होती है डायरी लेखन, क्या होती है, ये सब बातें बताई गई। अब आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा अगर आप डायरी लेखन शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जरूरी बातें कौन सी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डायरी पहला पॉइंट है यहाँ पर, डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पढ़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालें। ये सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ ना महसूस करें। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जिस ईयर में ये डायरी लिख रहे हैं उससे 1 साल पुरानी ईयर की डायरी लें, वहाँ पर लिखें और खुद वहाँ पर डेट डालें। नई डायरी लेने से क्या होगा, आप सेम डेट पे अगर पन्ने को खोलेंगे तो सीमित जगह होती है, एक ही पन्ना होता है, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पन्ने में सारी बात लिख लें। तो आप जब खुद से डायरी में डेट डाल के लिखेंगे तो आप कितने भी पन्नों में एक दिन की बातें लिख सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन 2 या 3 पंक्तियाँ ही लिखना चाहें और किसी दिन हमारी बात 5 पन्नों में पूरी हो। कहा भी गया है कि सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन सकता है। इसलिए तारीख खुद डालें और जहाँ तक लिखना चाहें वहाँ तक लिखते रहें। इसलिए नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित होती है। उसमें अपनी सुविधा के अनुसार तिथियाँ डाली जा सकती हैं और स्थान का उपयोग भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि लेखन करते हुए आप स्वयं तय कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरी लिख रहे हैं आप फिर भी किसी के दबाव में हैं कि नहीं ये नहीं लिख सकते, अगर ये देख लिया किसी ने तो बहुत बुरे फंस जाएंगे, ऐसा है वैसा है। अगर आप फिर भी ऐसे दबाव में हैं फिर भी डायरी लिख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पूरी तरीके से बाहरी दबाव से मुक्त रहें। तो इसलिए जब तक आप बाहरी दबाव से मुक्त नहीं होंगे, आज़ाद नहीं होंगे, डायरी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। डायरी लिखने का तो मतलब ही यही है कि आप अपने मन की हर एक वो बात लिखें जो आप दूसरों से नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए तो डायरी लिखेंगे, यादों को सजोने के लिए तो लिखेंगे। तो अगर आप बाहरी किसी दबाव से ही दबे रहेंगे तो फिर वो डायरी फिर आप उसमें हर वो एक चीज़ नहीं लिख पाएंगे जो डिमांडेड है वहाँ पर। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों यानी विचार आदि इत्यादि में से कौन कौन सी आपको दर्ज करनी है,
करने लायक लगती हैं, किन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, ये विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़ें। अगला पॉइंट ये बोलता है कि डायरी बिल्कुल बहुत ही निजी वस्तु है और ये मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। यानी आप डायरी जब लिखें तो ये मान कर चलें कि ये कोई और नहीं पढ़ेगा, और अगर पढ़ भी लेता है तो डजेंट मैटर, क्योंकि ये पर्सनल है मेरी और ये नहीं पढ़ेगा कोई, ये सोचकर बहुत ही आज़ाद ख्याल से और मन से ही आप डायरी लिखना शुरू करें। तभी आप मन की हर एक बात को लिख पाने में आप अपने आप को आगे पाएंगे। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शैली, विषय वस्तु के चयन और बातों के बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। आप डरेंगे, सहमेंगे, रोकेंगे अपने आप को और एक सीमा में बांध लेंगे कि नहीं इतना ही लिखती हूँ, नहीं तो या फिर लिखता हूँ, या फिर क्योंकि अगर आगे किसी ने ये पढ़ लिया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो ये आपको रोक लगाएगा। तो इसलिए एक बहुत ही पर्सनल लेवल की चीज़ है, कोई नहीं पढ़ेगा, या फिर आप उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, या फिर आप अपने मन से पूरी बात ध्यान से निकाल दें कि ये कोई और पढ़ पाएगा, नहीं तो आप बेबाकपन यानी पूरे खुलेपन से ये नहीं लिख पाएंगे। तो डायरी लिखने का मतलब है पूरे खुलेपन से आप जो मन में आ रहा है वो लिख सकते हैं। इसलिए ये मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा और कोई नहीं है, यानी उसे पढ़ने वाला जो है आपके अलावा और कोई नहीं है। ये मानकर ही आप डायरी लिखना शुरू करें। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। ये नहीं है कि बहुत ही अपडेटेड लैंग्वेज में लिखी जाए, बहुत अच्छी लैंग्वेज में हो आपकी, आपकी डायरी है, आपकी पर्सनल डायरी है, आपका पर्सनल कंटेंट है, जैसे मर्जी आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं वो लिखें। कोई भी परिष्कृत यानी कि अच्छी खासी जो भाषा पर पकड़ होने के बाद आप भाषा का इस्तेमाल जो करते हैं लिखने और बोलने के लिए, जरूरी नहीं कि वैसी ही भाषा हो तभी आप लिखेंगे डायरी, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य यानी रोक सकता है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आपकी भाषा बहुत कमज़ोर है, आप ये शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं कर पाएंगे या ऐसा है वैसा है, बिल्कुल ये ना सोचें। आप जो आपके मन में है वो ज़रूर लिखें। डायरी लिखने में इस समझौता परिस्थिति के लिए कोई जगह नहीं होती। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं करें। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितना सध पाता है, इसकी चिंता ना करें। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से जिस तेजी से विचार आ रहे हैं उसका प्रयोग करें और उसको लिखें, और जिसे वो ग्रहण करती है वही डायरी की उचित शैली है। यानी कि डायरी लिखने के जो सिर्फ नियम है वो यही है कि जो भी है आज़ाद होकर लिखें, बिना डरे, बिना सीमा में बंधे। आपको यहाँ पर कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, कोई कविता तो लिखनी नहीं है, ना तो आपको शायरी लिखनी है, आपको अपने मन के विचार लिखने हैं। आपकी भाषा कमज़ोर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने मन की बातें लिखनी है, आपको पढ़नी है, तो आप उन बातों को खुद समझ पाएंगे, तो आप जिस भी तरीके से लिखेंगे वो आपके लिए सही ही होगी। तो इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल रोक ना लगाएं कि मैं तो भाषा पे बहुत कमज़ोर हूँ, नहीं लिख पाऊँगी या फिर नहीं लिख पाऊँगा, तो ये इस चीज़ का रोक ना लगने दें, डायरी लिखें बस। आखिरी में आपको एक पॉइंट ये दिया जाएगा कि बहुत अहम बात है कि डायरी जो है नितांत ही निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है। ये आपके दौर का अक्स है, यानी ये आप जिस दौर को जी कर चले आए हैं ये उसकी पहचान है। आप अपने निजी अनुभवों को वहाँ दर्ज करते हैं, आप उनमें आपकी नज़र से देखा परखा गया उस समय का इतिहास का किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। यानी कि आप उस वक्त को जी चुके हैं और आप उस जिए हुए वक्त को उस पर लिख दे रहे हैं, तो वो आपका अपना देखा परखा हुआ है, आपके अनुभव हैं, तो वो किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। तो डायरी लिखते हुए अगर ये बात आपके हमारे जहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। तो आइए इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने रोज़ के कामों के बीच में थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए निकालें, यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करें। तो डायरी लेखन जो है यही है जहाँ पर कोई भी आपको विधा जो है उसके जो सीमाएं हैं वो नहीं रोकती, कोई भाषाई सीमा नहीं रोकती है, कोई भाषाई नियम नहीं रोक सकता आपको, कोई भी विचार नहीं रोक सकता आपको। तो आपके मन में जो भी आता है
कोई भी सीमा, आपको समय सीमा, नियम और आपको किसी भी तरीके से कोई भी बंधन नहीं रहता। डायरी आपकी है और विचार भी आपके हैं और लिखना और लिखाना भी आपके ऊपर है। तो डायरी जो है सिर्फ और सिर्फ ये है। हम जो भी रचना के रूप में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं से डायरी लेखन जो है वो किसी और विधा का रूप जो है वो सिर्फ उधार लेती है। यानी डायरी अगर हमें कहानी के रूप में मिल रही है तो वो कहानी का उसने रूप उधार लिया है। उपन्यास के रूप में मिल रही है तो उसने उपन्यास का रूप उधार में लिया है और डायरी के रूप में दिख रहा है, लेकिन वो डायरी की अंतर वस्तु लेकर नहीं हमारे सामने आ सकता। तो डायरी लेखन आपके सामने यही है। जो भी है, डायरी लेखन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही निजी स्तर की एक रचना होती है। तो होप कि